हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुकरात के विचारों पर निष्कर्ष के बारे में। तो पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि सुकरात की बायोग्राफी और उसकी फ़िलॉसफ़ी और कृष्ण भावनामृत के जो फाउंडर आचार्य हैं शिला प्रभुपाद के उनके विचारों पर क्या अपनी राय रखी। और इस तीसरी वीडियो में हम लोग निष्कर्ष दे रहे हैं कि जो सुकरात है या सोक्रेट्स, इसके विचार जो हैं, जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है संसार में और वेदों से कितना मैच करता है और क्या वेद हमें इससे भी कुछ बेहतर देते हैं क्या। तो चलिए एक नज़र डालते हैं। असल में जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं, आज कई विद्वान मानते हैं कि जो ग्रीक फ़िलासफ़ी है उस पर काफ़ी प्रभाव रहा इंडियन फ़िलासफ़ी का। ट्रेड के माध्यम से काफ़ी जो चीज़ें थी वहाँ जाती थी ग्रीक में, यूरोप में, और वहाँ से काफ़ी चीज़ें जो हैं ग्रीक में चली गई और वहाँ से जो ग्रीक फ़िलासफ़र है इन्फ्लुएंस हुए। ऑफ कोर्स इंडियन फ़िलासफ़र्स जो या इंडियन जो ब्राह्मणास थे जिनके पास वेद थे वो इतने ज़्यादा ओपन नहीं थे लोगों को देने के लिए, लेकिन जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है उन्होंने ज़रूर अपने जो नॉलेज है उसे शेयर किया बाहर के लोगों के साथ, विद्वानों के साथ। तो उसी से कहते हैं कि जो ग्रीक फ़िलासफ़र थे उनको इन्फ्लुएंस थे और उनको एक बेस मिला। तो पहली बात करते हैं हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में कि ग्रीक में डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, लेकिन ये जो सुकरात है इनको डेमोक्रेसी उस तरह की पसंद नहीं थी जिस तरह की डेमोक्रेसी ग्रीक में थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोक्रेसी वहाँ पर लोकतंत्र था और सभी लोगों को, लगभग सभी लोगों को, औरतों को छोड़कर चुनने का अधिकार था। लेकिन ये बात जो थी सुकरात को पसंद नहीं थी। तो वो उदाहरण देते थे, कहते कि अगर मान लो कि एक जगह डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है और एक तरफ दूसरी तरफ एक मिठाई वाला आपको एडवाइस कर रहा है और बुला रहा है, तो आप किसकी तरफ जाओगे? डॉक्टर आपकी हेल्थ का ध्यान रखेगा, मिठाई वाला ज़रूरी नहीं कि आपकी हेल्थ का ध्यान रखे, लेकिन आप मिठाई वाले के पास जाओगे। इसी तरह जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपको मीठी बातों में कुछ प्रलोभन देकर आपको ठग भी सकते हैं, लेकिन डॉक्टर आपको ठगेगा नहीं क्योंकि वो तो आपका इलाज करेगा। दूसरा उदाहरण एक और सुकरात ने दिया कि जैसे जहाज़ है, तो जहाज़ को चलाने का अधिकार जो है, जो समुद्री जहाज़ है, उसे एक जो उसमें एक्सपर्ट है, निपुण है, उसी को अधिकार होना चाहिए, हर किसी को नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वोट डाल के किसी को सिलेक्ट कर लो कि ये हमें लग रहा है कि ये बंदा चला सकता है तो इसको हम लोग जहाज़ चलाने के लिए दे दें, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें निपुण व्यक्ति चुनना पड़ेगा। इसी तरह जो राज्य है उसे चलाने के लिए निपुण व्यक्ति होने चाहिए और उनको चुनने वाले भी निपुण लोग होने चाहिए। तो ये तो रही बात ग्रीक फ़िलासफ़र सुकरात की, जिसने डेमोक्रेसी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी, उसमें क्या लिखा हुआ है? तो भागवत में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है राजा वेन की। तो राजा वेन जो था वो सही से अपना राज्य नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा वेन को समझाया। राजा वेन नहीं माना तो उसे उसी समय उसके मारकर एक नया राजा जो था गद्दी पर बिठा दिया गया। तो हमारे जो वैदिक कल्चर है उसमें ब्राह्मणों के प्रभाव के अधीन, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं उनमें स्वार्थ नहीं होता, उनमें दिव्य गुण होते हैं, उन्हीं को चुनने का अधिकार था कि राजा कौन बनेगा, राज्य कौन करेगा। और एक तरह से ये जो सिस्टम है फार बेटर था डेमोक्रेसी से जो सुकरात चाहता था, क्योंकि सुकरात भी चाहता था कि इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो राजा को चुनने, और यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में ब्राह्मण चुनते थे राजा को, और राजा जो था ब्राह्मणों के अधीन ही कार्य करता था। और एडवांस यहाँ पर भारतीय दर्शन में ये था कि यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म था, वर्णाश्रम सिस्टम था, जिसमें हर किसी की जो ड्यूटीज़ थी वो डिफाइंड थी, पूरा एक कल्चर था, पूरा एक सिस्टम था। और सेकंड कंट्रीब्यूशन जो था सुकरात का जो मेन रहा वो है मेथड ऑफ इंक्वायरी। मेथड ऑफ इंक्वायरी हो गया कि क्वेश्चन, जैसे सुकरात जो था कि कोई भी सत्य को जानने के लिए वो प्रश्न पूछता था, तो उसके 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था कि वो पूछता था कि आप अपनी परिभाषा दीजिए, फिर उस परिभाषा में से वो एक प्रश्न पूछता था या उसमें एक्सेप्शन चुनता था कि ये भी तो हो सकता है, और फिर नई परिभाषा बनती थी, फिर नई परिभाषा में भी दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे आ जाते थे या सेकंड स्टेप पे आ जाते थे, फिर थर्ड स्टेप पे। तो इस तरह से चलता था। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ने कहा कि
कि जस्टिस क्या है, न्याय क्या है। तो सुकरात ने प्रश्न पूछा कि न्याय क्या है, तो सामने वाला कहता है कि जिस व्यक्ति की वस्तु है उसे वापस कर देना, उस वस्तु को, ये न्याय कहलाता है। कि जैसे मान लो कि ये मेरी वस्तु है, ये किसी ने ले ली, ये उससे लेकर मुझे वापस दे देना, ये न्याय है। तो फिर सुकरात उसमें एक्सेप्शन ढूंढता है, कहते कि अगर एक हत्यारा है और उसे चाकू देना क्या न्याय है? क्योंकि अगर उसे चाकू देंगे तो वो दोबारा से किसी की हत्या कर देगा। तो फिर वो दोबारा से अपनी परिभाषा को रीडिफाइन करता है और फिर दोबारा से उस नई परिभाषा में फिर एक्सेप्शन चुनी जाती थी। तो क्या भारतीय स्कूल में कुछ ऐसा है क्या? तो असल में भारतीय स्कूल में न्याय के बहुत ही ये जो तर्क है, इसके बहुत बड़े सिद्धांत है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसके 16 सेक्शंस हैं ज्ञान के, और 16 सेक्शन के भी सब सेक्शंस हैं कई। जैसे प्रमाण भी 4 तरह का है, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण कि आपने अपने आँखों से देखा, अनुमान प्रमाण, अनुमान से और शब्द प्रमाण, और उसके बाद उपमान कि उपमा देकर किसी चीज़ को स्थापित करना, और फिर प्रमेय है, प्रमेय यानी कि जिसकी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, और फिर उस पर संशय उठाना कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसे इसको किस तरह से स्थापित करोगे। फिर प्रयोजन कि उसका प्रयोजन क्या है, आप इस चीज़ को स्थापित करना चाहते हो तो आपका क्यों करना चाहते हो। फिर उसका दृष्टांत, फिर उसके बाद सिद्धांत स्थापित किया जाता था, और फिर अव्यय का मतलब होता है आज की डेट में हम लोग कह सकते हैं साइलोगिज्म। साइलोगिज्म में 3 चीज़ें थी ग्रीक में, लेकिन इंडियन फिलॉसफी में 5 चीज़ें हैं साइलोगिज्म में, जो आज की डेट में बहुत फेमस है किसी भी सत्य को लाने के लिए। जैसे साइलोगिज्म में आता है प्रतिज्ञा कि आपने क्या प्रतिज्ञा लिया, क्या परिभाषा है आपकी, उसके बाद क्या उसका हेतु है। जैसे भी आपने कहा कि जस्टिस का मतलब है परिभाषा जो है कि भी किसी की वस्तु को उसे वापस कर देना, ये न्याय कहलाता है। तो इसका हेतु क्या है कि आपकी स्टेटमेंट की रीज़न क्या है, कारण क्या है, और फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं उसके, और फिर उसके बाद होता है उदाहरण के बाद उपन्याय कि उसे किसी दूसरी जगह पर भी इसे अप्लाई किया जाता है कि यह सही है। और उसके बाद आता है निगमन। निगमन का मतलब होता है कि कंक्लूजन निकालना, और इसके बाद आता है तर्क। तर्क के बाद आता है निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेतुभास, छल, जाति, और फिर लास्ट में आता है निग्रह स्थान कि जब जो अपोनेंट है उसके जो आर्गुमेंट्स हैं उसमें छिद्र ढूंढा जाता है या उसके पॉइंट्स को काटा जाता है, और फिर फाइनल निर्णय स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से जो भारतीय दर्शन है उसमें ज्ञान को प्राप्त करने के सिर्फ 3 स्टेप नहीं है, 16 स्टेप्स हैं, और 16 स्टेप्स में भी अलग अलग स्टेप्स हैं। तो कितना डिटेल्ड है। और इसके अलावा जो सुकरात है उसने कहा था कि जो मॉरल वर्च्यूज़ हैं वो फार बेटर हैं वेल्थ इकट्ठी करने से, उसी से हम लोग खुश रह सकते हैं। ऑफ कोर्स भारतीय दर्शन शास्त्र में भी मॉरल वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र जो है सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ पे नहीं टिका हुआ, इससे ऊपर आध्यात्मिकता भी टिका हुआ है, आध्यात्मिकता तक लेके जाता है, और डेफिनेशंस भी हैं, उसके कई एग्जांपल्स भी हैं कि क्या मॉरल वैल्यू क्या होती है, मॉरलिटी क्या है, क्या नहीं है, और उसमें क्या क्या हम लोग एक्सेप्शंस हो सकती हैं। बहुत वैरायटी और बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय दर्शन है वो फार बेटर है ग्रीक फिलॉसफी से, स्पेशली सोक्राट से। तो अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।